हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है, क्योंकि आपको अच्छी तैयारी करना है और इस बार परीक्षा को उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। तो इसके लिए अच्छा ही तैयारी करना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद लगेगा कि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। हम आते हैं प्रश्न की ओर। इसमें आपको दिख रहा है 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। आपका पहला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तब v/u होता है। आपको ध्यान में रखना है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, v/u। गोलीय दर्पण को फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो कौन सा संबंध होता है? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जो वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित किया जाता है, फोकस दूरी को एफ से, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो एफ आर बराबर 2f हो जाएगा। ऑप्शन ए, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र पर वस्तु प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कौन से भाग पर बनता है? तो आपको सभी को पता हो कि रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र कई बार परीक्षा में पूछा गया कि दर्पण सूत्र कौन होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और वही लेंस सूत्र पूछ लेता, लेंस सूत्र तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाता है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। इसमें दिख रहा होगा कि प्लस है दर्पण सूत्र में, और लेंस के सूत्र में हो जाता है माइनस। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी से प्लस माइनस का फर्क है, तो आपको ध्यान में रखना है। दर्पण सूत्र में 1/v प्लस का आ जाएगा 1/u बराबर 1/f, और लेंस में आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो जंगल में देखा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हमने कई बार बताया है कि तारों के टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा है। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के कारण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर होता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते रहते हैं। आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान में रखिएगा, वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि फैराडे ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस इस प्रकार से रहता है, उत्तल लेंस, और अवतल लेंस इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से अवतल लेंस रहेगा और इस प्रकार से उत्तल लेंस रहता है, जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा रहता है। और जो अवतल लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा यानी कि वह कैसा होता है, बीच में पतला होता है। जो अवतल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है, तो क्या होता है, कैसा होता है, आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वही अगर डायनेमो पूछ लेता है कि डायनेमो परावर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परावर्तित करता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति मीटर होता है, मीटर प्रति यानी डायऑप्टर होता है। इसको इस तरह से भी निरूपित किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर। आपको ध्यान में रखना है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर, उसे m1 से निरूपित किया जाता है, इस तरीके से निरूपित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो वह प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जो अंतरिक्ष में जाता है ना, उसको आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में, जो कि वायुमंडल नहीं, आकाश यानी अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसी के कारण उसे अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल काला दिखाई देता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल कैसा दिखाई देगा, तो काला प्रतीत होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब होगा समतल। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल दर्पण होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होता है। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ में होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो 7 होता है। आवर्त कितना होता है, तो 7 होता है। वहीं अगर वर्ग पूछ लेता तो 18 होता है। आपको ध्यान में रखना, वर्ग पूछ लेता तो 18 और आवर्त पूछे तो 7। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त यानी 36 पंक्तियाँ कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। आपको ध्यान में रखना, वर्ग कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होता है, तो 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है।
देखिए, हमने पिछली वीडियो में परमाणु संख्या याद करने का एकदम ज़बरदस्त तरीका बताया था, यानी ट्रिक बताया था कि आप कैसे 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। परमाणु संख्या याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है, 1 से 20 तक, क्योंकि परमाणु संख्या 100% 2-4 को पूछेगा, तो उसे जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को, क्योंकि ट्रिक से हमने बताया कि आप कैसे परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने बता दिया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1 pm यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। और वही हरी साग सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरी साग सब्जी में पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कवक में, जो कि मृत जीवी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है कौन है? तो नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का कुछ इंपॉर्टेंट साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि हमने करा दिया है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।